हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर माइनर पेपर 8 हिस्ट्री का हम सिलेबस देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री में आपको माइनर पेपर 8 में पढ़ना क्या क्या है, कितना यूनिट है, और सिलेबस आपको हम बता दें कि आपका सिलेबस हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। तो इस वीडियो में इंग्लिश वाले बच्चे और हिंदी वाले बच्चे दोनों में से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और एक खास बात और, सिलेबस के साथ साथ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आज के इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। माइनर पेपर 8 में जितना भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है वो पूरा हम आज के इसी क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। फ़िलहाल टेलीग्राम काम नहीं कर रहा है, जिस वजह से आपको वहाँ पे PDF नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग को यही क्लास अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम आप सभी का काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी क्लास करेंगे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा लेट से क्लास हो रहा है, फिर भी आपको क्या करना है कि आप अपना सब्जेक्ट कमेंट में बता देंगे, ताकि हमें पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में पहले क्लास लेना है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको दिखाते हैं सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। तो माइनर पेपर 8 में आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है आधुनिक विश्व का इतिहास, मतलब 1919 से लेकर के 1945 के बीच जो भी हुआ उसका टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, एक एक करके पूरा पॉइंट वाइज दिया गया है। तो यही इन दोनों के बीच का ही कहानी हम पूरा पढ़ने वाले हैं। 1919 से लेकर के 45 के बीच में जो जो हुआ वो हम पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट 1 में एक नई विश्व व्यवस्था के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें भी कुछ सब टॉपिक दिया गया है, जैसे कि पहले दिया गया है राष्ट्र संघ का गठन, और उसके बाद संगठन, उपलब्धियां और असफलताएं क्या थी, ये हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक न्यायालय ICJ, और उसके बाद ILO के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम मेजर वाले स्टूडेंट्स को ILO के बारे में पढ़ा चुके हैं, फिर भी हम माइनर वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ाएंगे इस सेमेस्टर में। और यहाँ पे दिया गया है यूनिट 2। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 2 में आपको पढ़ना है अधिनायकवाद का उदय, वीमर गणराज्य की विफलता और जर्मनी में नाजीवाद का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में हम अच्छे तरीके से डिटेल में सारा क्वेश्चन करेंगे। इटली में फासीवाद के विकास के कारक, जापान में सैन्यवाद का उदय, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो क्लास लेट से अपलोड हो रहा है वो इस वजह से, क्योंकि क्लास आपका कल ही अपलोड हो जाता है, लेकिन लाइव क्लास में कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हो पाया था, इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। बाकी कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट था कि मैम आप कहाँ से हो, क्या हम आपसे मिल सकते हैं? तो हम मिलेंगे आराम से, पहले पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे आराम से कभी फुर्सत में। तो चलिए यूनिट 3 में दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्धों के बीच साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन, अरब राष्ट्रवाद, चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, डॉक्टर सन यात सेन की भूमिका के संदर्भ में, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद यूनिट 4 में पूंजीवाद का संकट, महा आर्थिक मंदी जो 1929 यानी 1929 में हुआ था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और FD रूजवेल्ट की पुनर्निर्माण और न्यू डील नीति के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको यूनिट 5 में पढ़ना है सुरक्षा की तलाश और द्वितीय विश्व युद्ध की ओर अग्रसर, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का क्या कारण था और इसका क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है संयुक्त राष्ट्र संगठन, इसकी संस्था और उपलब्धियां के बारे में हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे। तो ये था आपका हिंदी में सिलेबस, माइनर पेपर 8 का हिंदी में सिलेबस। तो अब हम आगे देखने वाले हैं इंग्लिश में सिलेबस। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए अब हम सिलेबस देखेंगे। तो यहाँ तक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बाकी जिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि मेजर पेपर माइनर पेपर में क्या उनका पेपर नंबर है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऑफिशियल सिलेबस है, स्क्रीनशॉट है, इसीलिए थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा ध्यान से, फिर भी आपको यहाँ पे देखना अच्छे तरीके से दिखाई
डेट। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा। आपको यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आपको पढ़ना है, यानी फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अचीवमेंट्स एंड इसकी फेलियर के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ ICJ एंड ILO के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है यूनिट 2 में, आपको ये देख लीजिए यहाँ पे आपको पढ़ लेना है नाजिज्म के बारे में, उसके बाद फैसिज्म के बारे में, मिलिट्रिज्म के बारे में, जापान, इटली और जर्मनी में जो भी हुआ था इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको यूनिट 3 में आपको पढ़ना है एंटी इम्पेरियलिस्ट मूवमेंट बिटवीन द ग्रेट वॉर्स, यानी अरब नेशनलिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है नेशनलिस्ट मूवमेंट इन चाइना विथ रेफरेंस टू द रेफरेंस टू द रोल ऑफ डॉक्टर सन यात सेन के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में, रिकंस्ट्रक्शन एंड न्यू डील पॉलिसी ऑफ FD रूजवेल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये थोड़ा बहुत हम 4th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हम पढ़ेंगे, UNO के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये था इंग्लिश मीडियम के लिए सिलेबस। तो अब आपको क्या करना है, इंग्लिश वाले बच्चे फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं तो नोट डाउन कर लेंगे। बाकी आपको इंग्लिश में भी क्लास चाहिए तो कमेंट में बता देना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, क्या बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी चैप्टर फर्स्ट। हम चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरा करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेयर वॉज द लीग टू इनफोर्स पीस एस्टेब्लिश, यानी लीग टू इनफोर्स की स्थापना कहाँ हुई थी। इनमें से आपको देख करके बताना है, थोड़ा सा आपको भी गेस करते चलना है क्या सही आंसर होगा क्या नहीं होगा। बाकी अगर आपको लगे कि ये आंसर गलत है तो आपको कमेंट में बता देना है, मैं उसको चेक करूँगी और उसके बाद आपको सही आंसर कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वेयर वॉज द लीग टू इनफोर्स पीस एस्टेब्लिश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, अमेरिका। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट वाज द मेन फंक्शन ऑफ द लीग ऑफ नेशन। तो यहीं पर भी आपको थोड़ा बहुत इसका ध्यान दे लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सो लॉन्ग में पूछा जाता है। मेजर वाले स्टूडेंट्स को पूछा गया था, आई होप कि आप सभी को भी पूछा जाएगा। राष्ट्रसंघ का मुख्य कार्य क्या था। तो ध्यान कर लेना है आपको कि राष्ट्रसंघ का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है युद्ध रोकना। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा सही आंसर। अभी तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित थी, यानी इन विच बॉडी वॉज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द लीग ऑफ नेशन वेस्टेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काउंसिल। अब अगला सवाल है कि राष्ट्रसंघ की असफलता का मुख्य कारण क्या था। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द फेल्यूर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। यहाँ पे लीग का स्पेलिंग गलत हो गया है, ये आपको ठीक कर देना है, LEAGUE होता है। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। बाकी यहाँ पे आपको आंसर दे दिया गया है ताकि आप भी मैच कर सकें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गलत टिक भी हो जाता है, बाई मिस्टेक से हो जाता है, तो आपको यहाँ पे मैच भी कर लेना है। अब अगला चैप्टर से पूछा गया है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। हाउ मैनी जजेस आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आपको बताना है कि कितने होते हैं। थोड़ा सा बस आप क्या करो कि आप भी थोड़ा गेस करो। तो गेस करो कि कितने होंगे इनमें से, क्या 9 होगा या 15 होगा या 7 या 13। अगर आपको पता है तो आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, नहीं भी पता है तो भी गेस करके भी आंसर देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, 15 होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना है। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 9 साल का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
jurisdiction of the International Court of Justice? सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अब अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कितने न्यायाधीश एक साथ अवकाश ग्रहण करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/3। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोथ ऑफ दीज, यानी फ्रेंच और इंग्लिश दोनों का उपयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है निम्न कथन किस विद्वान का है? मतलब यहाँ पे जो भी लिखा गया है ये किन विद्वान के द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विच हैज़ इन्फ्यूज न्यू डायनामिज्म इन टुडे इंटरनेशनल लॉ मोर देन एनी अदर ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो ये दिया गया था रोजेन। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 में तो कमाल का क्वेश्चन पूछा है, मतलब कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आ भी सकता है, ये आपको भी याद कर लेना है। ILO की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद कर लेना है 1919 में हुई थी। जैसा कि हम आपको सिलेबस में भी बता रहे थे कि 1919 से लेकर के 1945 के बीच का कहानी हम पढ़ेंगे। तो ILO की स्थापना भी 1919 में ही हुई थी। अब दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मतलब आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ये जो है ये गलत है। अभी चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया है द ऑथर ऑफ थ्रू द डार्क कंटिनेंट वाज, यानी थ्रू द डार्क कंटिनेंट के ऑथर कौन थे, यानी लेखक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि सुएज नहर का निर्माण फ्रेंच इंजीनियर डी लिसिप ने किया था, तो कब किया था ये बात आपको बतानी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अफ्रीका के विभाजन में सबसे बड़ा क्षेत्र किस देश को प्राप्त हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस को। इंग्लैंड द्वारा प्राप्त अफ्रीकी उपनिवेशों का क्रम लगाइए, यानी आपको क्या करना है कि इसमें आपको अरेंज करके बताना है। तो इसको आपको लिखना कैसे है वो हम आपको पहले बताते हैं। इसको आपको लिखना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सबसे पहले ये केप कॉलोनी, मतलब सबसे पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद आपको ये लिखना है और उसके बाद आपको नाइजर लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि लास्ट में ये लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। सबसे पहले हम केप कॉलोनी लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे नटल और उसके बाद हम लिखेंगे नाइजर, उसके बाद हम लिखेंगे ट्रांसवाल। तो टी ऐसे करके आपको अरेंज करके लिखना है, ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना है, आपको ये पूरा वर्ड लिखना है। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, इसी तरीके से अरेंज करके लिखना है। फर्स्ट पोजीशन ये 2, ये 3 पोजीशन इसका, 4th पोजीशन इसका। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कैसे अरेंज करके दिया गया है आंसर, इसी तरीके से। चलिए अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है एडल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल डैश को ऑस्ट्रिया के एक छोटे नगर में हुआ था। तो आपको बताना है कि कौन से साल में जन्म हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हिटलर से ही सवाल पूछा गया है। हिटलर को बेवेरिया स्थित लेंसबर्ग के दुर्ग में डैश के कारावास के दंड के अपराध के रूप में रखा गया। तो कितने साल तक रखा गया था ये आपको बताना है। इनको रखा गया था 5 साल के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला सवाल है कि सन डैश में जर्मन गणतंत्र के राष्ट्रपति एबर्ट के निधन से उत्तराधिकारी के चुनाव अनिवार्य हो गया। तो कौन से साल में हुआ था ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1925 में। जनवरी डैश में एडोल्फ हिटलर को
मंत्रिपरिषद का गठन करने के लिए आमंत्रित करना पड़ा था। तो कब किया गया था आमंत्रित, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि मार्च डैश में हिटलर ने नाटकीय ढंग से वर्साई संधि के समस्त प्रावधानों को अस्वीकार करने की घोषणा की थी। तो कब की थी ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1935। अब अगला सवाल है कि अक्टूबर में फांसीवादी इटली ने नाजी जर्मनी के साथ सहयोग एवं सहायता की। तो कब की थी ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1936। अब अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 से सबसे पहला सवाल आपके लिए पूछा गया है कि मुसोलिनी का जन्म 29 जुलाई डैश को हुआ था। तो कब हुआ था ये बात आपको बतानी है। तो सही आंसर हो जाएगा 1880। मुसोलिनी सन डैश में समाजवादी समाचार पत्र अवंती का संपादक बन गया। तो कब बना था ये बात आपको बतानी है। तो सही आंसर हो जाएगा 1912 में। 22 सितंबर डैश को मुसोलिनी ने स्पष्ट रूप से क्रांति का उद्घोष करते हुए रोम की ओर का आह्वान किया। तो कब किया था ये बात आपको बतानी है। सही आंसर हो जाएगा 1922 में। मुसोलिनी ने 30 अक्टूबर डैश रोम पहुंचकर नए मंत्रिमंडल का गठन किया। तो कब किया था। सही आंसर 1922। सन 1927 में फसिस्ट दल की कुल सदस्य संख्या डैश हो गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 10 लाख हो चुका था। अक्टूबर डैश में फ्रांस का समर्थन प्राप्त करके इटली ने अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1935 में। अक्टूबर डैश में मुसोलिनी एवं हिटलर के मध्य संधि हुई। तो इन दोनों के बीच एक ट्रीटी साइन किया गया था। तो कब किया गया ये आपको बतानी है। तो 1936 में किया गया था। तो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। स्टालिन का जन्म कब हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन विच ईयर वॉज रसिया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड, यानी रूस का नया संविधान किस वर्ष लागू हुआ था। 1936 में। अब अगला सवाल है कि रूस में योजना आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो कब की गई ये आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर बी 1925 में। स्टालिन रूस का शासक बना, कब बना ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रूस की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1928 में। When was the treaty of रपालो साइंड। तो कब साइन किया गया था रपालो ट्रीटी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अप्रैल में। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस पर कब आक्रमण किया। When did Germany attack Russia during World War II। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जून में। और आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि हुई। तो कब साइन किया गया था ये संधि। तो इसको साइन किया गया था मार्च में। ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहले आपसे पूछा गया है, इन विच ईयर डिड जापान विड्रॉ फ्रॉम द लीग ऑफ नेशन, यानी जापान किस वर्ष राष्ट्रीय संघ से अलग हो गया था। ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा 1933 में अलग हुआ था। मंचूरिया में जापानी आक्रमण की जांच हेतु राष्ट्र संघ द्वारा गठित आयोग के अध्यक्ष थे। तो इनमें से आपको देख करके बताना है। सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी। जापान में ग्रेटर जापान नेशनलिस्ट सोसाइटी का गठन कब हुआ था।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 में। व्हेन डिड जापान साइन द एंटी कमिंटर्न पैक्ट विथ जर्मनी? तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1936। जापान का प्रथम राजनीतिक दल था? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि जापान द्वारा लंदन नौसेना समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो वो है आपका 1930 में। जापान में संसदीय सरकार को समाप्त करने वाला नेशनल मोबिलाइजेशन एक्ट कब पारित हुआ था? ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1938। 1941 के बाद जापान में सेना द्वारा नियंत्रित किस एकमात्र दल का शासन था? तो वो था आपका ये ऑप्शन नंबर डी। जापान में मंगोलिया पर अपना आधिपत्य कब कायम किया? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1933। अब लास्ट क्वेश्चन है, जापान में नेशनल पॉलिटिकल रिनोवेशन नामक 7 सूत्रीय कार्यक्रम का आरंभ करने वाला जापानी प्रधानमंत्री था? तो उनका नाम बताना है आपको। तो ये ऑप्शन नंबर ए। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 9। चैप्टर 9 में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर गलत है, ये नहीं होगा, ये होगा, ये ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। बाकी यहाँ से आपको देख लेना है, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। चलिए अब हम बढ़ते हैं। हाँ, सवाल पूछा गया है सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1956 में। इजराइल कब अस्तित्व में आया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1948 में। अगला सवाल है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा श्वेत पत्र कब जारी किया गया था? तो 1922 में किया गया। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। युआन शिकाई की मृत्यु के बाद चीनी गणतंत्र का राष्ट्रपति बना, तो कौन बना था? ये आपको बतानी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है द फाउंडर ऑफ तोंग मेंगहोई वॉज? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन यात सेन। अगला सवाल पूछा गया है कि युआन शिकाई द्वारा नवीन संविधान कब लागू किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1914 में। मंगोलिया की स्वतंत्रता के प्रश्न पर रूस चीन संधि कब संपन्न हुई? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1913 को। प्रथम विश्व युद्ध के बाद चीन प्रदेश शांतुंग व क्याओ को किस देश के अधिकार में सौंप दिया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। अगला सवाल है कि 1914 ईस्वी में चीन एवं तिब्बत के बीच संपन्न समझौते में शामिल तीसरा देश था, तो तीसरा देश कौन था? ये आपको बताना है। तो तीसरा देश आपका था ब्रिटेन। सन यात सेन के सिद्धांतों में शामिल नहीं था, तो इनमें से आपको देखकर बताना है कि कौन सा शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी, ये शामिल नहीं था। अगला सवाल है कि कियोमिंतांग द्वारा वेम्पाओ में स्थापित सैनिक अकादमी का अध्यक्ष था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि कियोमिंतांग दल के पुनर्गठन में मुख्य भूमिका निभाने वाले माइकल विरोडिन किस देश के नागरिक थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस के, रसिया। 10वां क्वेश्चन है साम्यवाद में पूर्ण आस्था रखने वाला दल था, तो कौन था वो? तो वो था ये ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11। तो हम जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी हम चैप्टर वाइज करेंगे। तो कोई स्टूडेंट्स अगर ये सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम के 10 दिन पहले हम पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी वीडियो देख करके, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको भी न्यूज़ मिला होगा कि सेमेस्टर 7 में जो एडमिशन लेना है तो उसमें आपको 7.5 चाहिए होगा CGP। तो
तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन हो पाएगा। इसीलिए इतना लाने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब 5th सेमेस्टर तक तो आपका एग्ज़ाम हो चुका है। अब जो बच गया है वो आपका 6th सेमेस्टर ही बच गया है। अब 7.5 पूरा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6th सेमेस्टर में ही पूरा मेहनत, पूरा जोर लगाना होगा, तभी जाकर के सेमेस्टर 7 में कुछ हो पाएगा, आपका एडमिशन हो पाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि शुरू से पढ़ाई करना पड़ेगा। बीच में एग्ज़ाम के 10 दिन पहले पढ़ लेंगे हो जाएगा तो भाई नहीं हो पाएगा। ऐसे में आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो आपको मेहनत करना है। तो चैप्टर वाइज हम पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवाएंगे। आपको थंबनेल पे ही देख करके पता लग जाएगा चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे ऐसे करके सारा क्वेश्चन होने वाला है। तो आपको भी उसी अकॉर्डिंग में पढ़ना है। कोई भी वीडियो आपको चाहिए होता है तो आपको प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर लेना है पहले, उसके बाद कमेंट में पूछ लेना है, अगर नहीं मिले तो पूछ लेना है। तो चलिए, सवाल पूछा गया है कि मिस्र में ब्रिटिश शक्ति पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी तो कब हुई थी, ये आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश जनरल एल-नबी ने फिलिस्तीन पर कब्जा किया था तो कब किया था, ऑप्शन नंबर ए 1917 में। मक्का के शरीफ हुसैन ने विद्रोह किया तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1916 में। अब आप ये मत कहना कि मैम सारा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्यों है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे ए बी ऐसे करके लिखा गया, बस थोड़ा उल्टा पुल्टा हो चुका है, लेकिन किसी का बी है तो किसी का सी है, ऐसे करके है। एग्ज़ाम में ऐसा आपको नहीं देगा कि सबका आंसर ए ही होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको बस क्वेश्चन और क्वेश्चन का ये चीज़ आपको बस याद रखना, ऑप्शन नहीं याद रखना है कि ए है कि बी है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे में तो आपका गलत हो जाएगा पूरा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर नंबर 12 से। चैप्टर नंबर 12 से पूछा गया है जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिसंबर में किया था 1941 में। तो चलिए अगला सवाल है, अमेरिका ने नागासाकी पर कब अणुबम गिराया, यानी व्हेन डिड अमेरिका ड्रॉप द एटॉमिक बॉम्ब ऑन नागासाकी। यहाँ पे गड़बड़ लिखा गया है, यहाँ पे अणुबम नहीं होगा, एटॉमिक बॉम्ब है, तो ध्यान से देख लेना है आपको। थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। आई थिंक ये राइट है, पता नहीं, फिर भी मैं एक बार चेक करूँगी कि एटॉमिक बॉम्ब को हिंदी में क्या बोला जाता है। अगर आपको पता है तो कमेंट में बता देना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो अगला सवाल पूछा गया है कि अटलांटिक चार्टर कब घोषित किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अगस्त में किया गया। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो कब किया था, तो ये आपको बतानी है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। म्यूनिख सम्मेलन कब हुआ था, तो म्यूनिख सम्मेलन हुआ था ऑप्शन नंबर बी। फ्रांस का पतन हो गया था तो कब हुआ था फ्रांस का पतन, ये आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि ऑफिस ऑफ डिफेंस ट्रांसपोर्टेशन की स्थापना हुई तो कब हुई थी, तो ये आपको बतानी है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि रूजवेल्ट ने न्यू मैक्सिको में रेगिस्तान के दूरस्थ भाग पर प्रथम अणुबम का परीक्षण कब किया था, ये आपको बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रोम पर संयुक्त सेना का एकाधिकार स्थापित हुआ तो कब हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ क्वेश्चन तो दे दिया गया है लेकिन ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है। आई थिंक ऑप्शन गलत दिया गया है या सही पता नहीं, क्योंकि ये जो हुआ था ये हुआ था 4 जून 1944 में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है तो हम इसी अकॉर्डिंग टिक करेंगे, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, क्योंकि 4 जून और 5 जून लगभग काफ़ी सेम है,
तो जैसा ऑप्शन दिया रहेगा उसी हिसाब से हम टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको मानकर चलना है। बाकी कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स जो होंगे यहाँ पे उनको 4 जून 1944 याद रखना है। बाकी इसका क्या आंसर होगा आप भी कमेंट में थोड़ा बताना। तो चलिए अगला सवाल पूछा गया है कि हिटलर ने आत्महत्या की तो कब की, ये बात आपको बतानी है। तो वो जून में आत्महत्या की, 26 जून 1945। अब अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 13। तो आपके मन में ऐसा सवाल भी आ रहा होगा कि टोटल कितना चैप्टर है। तो टोटल आपका 18 चैप्टर है। 18 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं 13वां चैप्टर। तो 13 नंबर चैप्टर में पूछा गया है सन डैश में अमेरिका के एक विधायक द्वारा अनेक वस्तुओं पर सीमा शुल्क राष्ट्र के इतिहास में सर्वोच्चम शिखर तक बढ़ा दिए गए थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1930। अब अगला सवाल है कि सन डैश विश्व का व्यापार सन 1929 की अपेक्षा 1/3 रह गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सन डैश के अंत तक अमेरिका अत्यधिक आर्थिक संकट की स्थिति में था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रैंकलिन डी वेल्ट ने सन डैश में अमेरिका के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1933। सन डैश में आपात बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा 1933। सन डैश का सामाजिक सुरक्षा अधिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1935। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14। तो चैप्टर 40 यहाँ पे होगा, ये छूट गया है तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। ये चैप्टर 40 है, यहाँ से शुरू है। तो अमेरिका में किस राष्ट्रपति ने सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। जापान द्वारा पर्ल हार्बर के अमेरिकन नौसैनिक अड्डे पर नेवल बेस एट पर्ल हार्बर ऑन थोड़ा सा ये मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे थोड़ा ये आगे पीछे हो गया है। मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि जापान द्वारा पर्ल हार्बर के अमेरिका नौसैनिक अड्डे पर आक्रमण किया गया था। आपको बताना है कि कब किया गया था। तो ये जो इंग्लिश में लिखा गया है ये यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि ये यहाँ पे आएगा, अमेरिकन के बाद लिखा जाएगा ये। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान नहीं देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति ने कब अपने प्रख्यात निरोधी भाषण में तटस्थता के सिद्धांत को अनुचित मानते हुए सामूहिक रक्षा के सिद्धांत की वकालत की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रूजवेल्ट ने लुकिंग फॉरवर्ड नामक पुस्तक कब प्रकाशित की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1933 में। अगला सवाल है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने चौथे बार राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया तो कब किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय औद्योगिक प्रत्युत्थान अधिनियम कब पारित किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नीरा को अवैध घोषित किया गया था तो कब किया गया ये आपको बतानी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1935 में। अगला सवाल है चैप्टर नंबर 50 से पूछा गया है राष्ट्रसंघ संविदा में सुरक्षा के लिए कितने उपायों का उल्लेख था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अगला सवाल है कि सामूहिक सुरक्षा के मामले में राष्ट्रसंघ के समक्ष सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सबसे बड़ी समस्या थी। अगला सवाल है लोकार्नो संधियों का सबसे अधिक महत्व कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि लघु मैत्री संघ में कौन सा देश
सम्मिलित नहीं था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हंगरी। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 16। 1 सितंबर डैश को हिटलर द्वारा आरंभ द्वितीय विश्व युद्ध को आकस्मिक घटना नहीं था। तो कब किया गया था ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी। अगला सवाल है कि जापान ने 7 दिसंबर डैश में पर्ल हार्बर में स्थित अमेरिका के नौसैनिक बेड़े को बम वर्षा करके ध्वस्त कर दिया गया था। तो कब किया गया था ये आपको बताना है। यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया गया है कि जापान डिस्ट्रॉय द अमेरिकन नेवल फ्लीट स्टेशन एट पर्ल हार्बर बाय बॉम्बिंग इट ऑन December 7 डैश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1941। मित्र राष्ट्रता ने सन डैश में अटलांटिक घोषणा पत्र में अपने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा की थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1941 में। अक्टूबर डैश में जनरल मोंटगोमरी की सेना ने एलेमा के स्थान पर जर्मनी की सेना को पराजित किया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942। जून में मित्र राष्ट्रों ने रोम पर नियंत्रण कर लिया था। तो कब किया था ये आपको बताना है। इन जून डैश, यानी जून में यहाँ पे डैश होगा, डैश छूट गया है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन में, इंग्लिश में भी यहाँ पे डैश दिया गया है, तो यहाँ पे भी डैश होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि 6 अगस्त तथा 9 अगस्त डैश को जापान के 2 प्रमुख नगरी हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम वर्षा हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1945। चैप्टर नंबर 70 से क्वेश्चन पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो वो होते हैं आपके 15। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, तो ये आपको देख करके बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, हाउ मेनी जजेस आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो वो है आपके 10। अगला सवाल पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय स्थित है। तो कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। अगला सवाल है चैप्टर नंबर 80 और आज के इस क्लास का लास्ट चैप्टर है, हु वार्न्ड दैट द आयरन कर्टेन वाज फॉलिंग। क्वेश्चन पूछा गया है किसने संविधान किया कि लौ आवरण गिर रहा है। किसने सावधान किया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि कौन आंजस का सदस्य नहीं था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। किस देश के बाहर होने से बगावत संधि सेंटो हो गई। होने से बगदाद संधि सेंटो हो गई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इराक। सोवियत संघ ने कौन सी सैनिक संधि की थी। विच मिलिट्री पैक्ट डिड द सोवियत यूनियन फॉर्म। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वार्सो पैक्ट। लौ आवरण के गिरने का क्या अर्थ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साम्यवाद का विस्तार। अगला सवाल है कि अमेरिका किस सैनिक गुट में शामिल नहीं था। तो विच मिलिट्री अलायंस वॉज अमेरिका नॉट पार्ट ऑफ। तो वो नहीं था, तो किसका नहीं था। तो वो था बगदाद पैक्ट का अलायंस नहीं था। तो आज के इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन था, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितना भी था, और उसके बाद हम सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। सिलेबस भी हो चुका है आपका माइनर पेपर 8 का, और माइनर पेपर 8 में जितना भी ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो चुका है। तो माइनर पेपर 7 और माइनर पेपर 8 दोनों का सिलेबस ऑब्जेक्टिव दोनों हो चुका है। तो अब हम सब्जेक्टिव करने वाले हैं। बाकी फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आपको पूछ लेना है कमेंट में।
सब्जेक्ट का नाम कमेंट में बता देना है। जब टेलीग्राम चालू हो जाएगा तो उस वक्त आपको PDF मिल जाएगा। फ़िलहाल आपको प्लेलिस्ट से जा कर के प्लेलिस्ट में ही क्लास अटेंड करना है, यूट्यूब पे ही क्लास को अटेंड करना है रेगुलर। अभी से ही पढ़ाई करना है, अभी से ही मेहनत करना है। अच्छा नंबर लाना है तो आपको अभी से ही पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम क्लास को एंड करते हैं। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। कोई भी आंसर गलत हो तो कमेंट में बता देना है। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए सॉरी। हम अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से पूरे से ध्यान से कराया जाए क्वेश्चन। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। दोस्तों के साथ शेयर कर देना है।